जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से एक बार इस आपके YouTube चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास की, और राजस्थान के इतिहास के बारे में हम बात कर रहे थे मेवाड़ रियासत के बारे में। मेवाड़ रियासत जो कि राजस्थान की सबसे वैभवशाली और सबसे प्राचीन रियासत थी, जिसके बारे में हमने बात करनी शुरू की थी। और हम बात करते करते जो है कुंभा के शासनकाल तक पहुंच गए थे। कुंभा के शासनकाल के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में थोड़ी बहुत जानकारी ले ली है। तो किस प्रकार कुंभा शासक बनते हैं, उनकी आरंभिक चुनौतियां क्या होती हैं, वह किस प्रकार रणमल के जो प्रभुत्व हैं उनसे स्वयं को मुक्त करवाते हैं, इन सब के बारे में जानकारी हम पिछले वीडियो में ले चुके हैं। तो आज हम देखते हैं कुंभा के उसके बारे में आगे की जो जानकारी है उसके बारे में देखते हैं कि कुंभा, एक बार टाइम पीरियड लिख लेते हैं कुंभा का टाइम पीरियड क्या चलता है। कुंभा का टाइम पीरियड चलता है 1433 से 1468 ईस्वी तक कुंभा शासक बने रहते हैं। और कुंभा हमने पिछले वीडियो में देखा था नागौर वाली लड़ाई के बारे में। तो नागौर में जो शासक थे फिरोज खां, नागौर के शासक हुआ करते थे फिरोज खां। अब जब फिरोज खां की मृत्यु हो जाती है तो फिरोज खां के एक भाई थे जिनका नाम था मुजाहिद खां। नागौर में फिरोज खां की तो हो जाती है मृत्यु। इनके बाद में इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था शम्स खां। फिरोज खां के पुत्र का नाम था शम्स खां और फिरोज खां के भाई का नाम था मुजाहिद खां। इन दोनों के बीच में जो है उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो जाता है। मुजाहिद खां कहते हैं मैं शासक बनूंगा और शम्स खां कहता है कि मैं शासक बनूंगा। इसके बाद में जब ये शम्स खां जो है वो कुंभा से सहायता मांगता है कि मुझे शासक बनना है, कुंभा जी आप कुछ कीजिए। तो जब कुंभा इस शम्स खां की सहायता करता है और मुजाहिद खां के विरुद्ध करता है तो शम्स खां जो है वो शासक बन जाता है। अब शम्स खां जब शासक बन जाता है तो शम्स खां इस शर्त पर यहाँ पर शासक बनाता है कुंभा कि तो आप जो है हमें टाइम टू टाइम कर दोगे। लेकिन कुछ समय तक ये शम्स खां शासन बनने के बाद में कुछ समय तक तो कर देता रहता है। उसके बाद में कुछ समय जब बीत जाता है तो शम्स खां जो है वो कर देना बंद कर देता है। इसके बाद में जब कुंभा जांच करवाता है कि शम्स खां जो है वो कर क्यों नहीं देता है, तो शम्स खां से पूछा जाता है भाई कर क्यों नहीं दे रहा। तो शम्स खां कुंभा को कहता है कि तुमसे जो हो रहा है वो कर लो, मैं कर नहीं देने वाला। तब जो कुंभा है वो इस पर आक्रमण करते हैं वापस आक्रमण करते हैं और कुंभा इसको हरा देते हैं यहाँ पर शम्स खां को। और शम्स खां को जब हरा देते हैं तो शम्स खां यहाँ से चला जाता है गुजरात। शम्स खां यहाँ से चला जाता है गुजरात जो कि एक बड़ी रियासत हुआ करती थी राजस्थान की, मेवाड़ के पास में लगती थी गुजरात के उस टाइम शासक हुआ करते थे कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है शम्स खां। और कुतुबुद्दीन शाह के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करता है, अपना जवाई बनाता है कुतुबुद्दीन शाह को। और जवाई बनाने के बाद में कुछ दिन बाद में ये जो है शम्स खां उसके सामने कहता है कि मुझे कुंभा ने पीटा, कुंभा ने मुझे बहुत बुरी तरह हराया था, पहले मैंने उससे सहायता ली थी, उसके बाद में कुंभा ने मुझे हराया। तब ये कुतुबुद्दीन शाह भाई अभी शादी हुई है, ससुर जी उनके सामने आकर इस तरह से बात कर रहे हैं कि उनको किसी ने पीटा था। तो इसको किसी ने पीटा, ये बात जो है कुतुबुद्दीन शाह को अच्छी नहीं लगती है। और कुतुबुद्दीन शाह जो है वो मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आते हैं। अब मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए कुतुबुद्दीन शाह और शम्स खां दोनों मिलकर आते हैं। इस बार कुतुबुद्दीन शाह और मेवाड़ के ये जो कुतुबुद्दीन शाह और शम्स खां थे, इन दोनों को संयुक्त रूप से एक साथ पीटा था कुंभा ने इन दोनों को मार के वापस भगा दिया। अब कुतुबुद्दीन शाह, आपको एक पहले भी बताया था कि मेवाड़ के जो इधर तो गुजरात पड़ता है और उधर पड़ता है मालवा का उस टाइम शासक हुआ करता था महमूद खिलजी। ये हुआ करते थे मालवा के शासक। महमूद खिलजी जो है मालवा के शासक हुआ करते थे और कुतुबुद्दीन शाह जो है वो हुआ करते थे गुजरात के शासक। ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं कि ये कुतुबुद्दीन शाह इसको कहते हैं कि मुझे कुंभा ने पीटा, तो ये खिलजी कहते हैं मुझे कौन सा छाड़ा था, पहले तो मेरे को ही पीटा था। दोनों को पीटा तो दोनों के दुख एक जैसे हो गए। अब दोनों के मतलब तकलीफ एक ही है, कुंभा। इनके जो रास्ते का रोड़ा है वो कुंभा ही है। अब ये दोनों जो है, इन दोनों के दुख एक जैसे होने के कारण आपको पता है कि जिन लोगों के दुख जो हैं एक जैसे होते हैं या फिर उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक जैसी होती हैं, तो उनके बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है बाद में।
तो इन दोनों के बाद इन दोनों के साथ में भी एक दोस्ती होती है जो एक संधि के माध्यम से होती है, जिसे कहते हैं चांपानेर की संधि। चांपानेर की संधि जो कि होती, चांपानेर की संधि जो है वो होती है, अब ये चांपानेर की संधि जो है ये होती कब है, तो ये होती है 1456 ईस्वी में। तो किस किस के मध्य होती है? कुतुबुद्दीन शाह, गुजरात का था कुतुबुद्दीन शाह, और मालवा के उस टाइम शासक थे महमूद खिलजी। तो इनके बीच में ये संधि होती है चांपानेर की संधि। इस संधि के तहत इन्होंने ऐसा मतलब ऐसी एक योजना बनाई थी कि हम दोनों चलेंगे साथ में, दोनों साथ में चलेंगे, दोनों साथ में मेवाड़ पर जाकर अटैक करेंगे। मेवाड़ पर अटैक करके हम दोनों, जो मेवाड़ का जो भाग है इधर वाला मैं रख लूंगा, मालवा की तरफ जो पड़ता है, खिलजी कहता है कि मालवा की तरफ जो पड़ता है वो मैं रख लूंगा, और ये जो गुजरात वाले कुतुबुद्दीन शाह है ये कहते हैं कि मेरे गुजरात की तरफ जो पड़ता है वो मैं रख लूंगा। तो इस प्रकार ये संधि होती है और दोनों की सेना संयुक्त रूप से कुंभा पर आक्रमण करने वाली थी। इसके बाद में ये जो है कुंभा पर आक्रमण करते हैं, जिसके बाद में एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं बदनौर का युद्ध। बदनौर का युद्ध, बदनौर का युद्ध जो कि 1457 ईस्वी में होता है। बदनौर भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है बदनौर। बदनौर का युद्ध 1457 ईस्वी में होता है और इस युद्ध में कुंभा ने इन दोनों को साथ मिलाकर बहुत ज्यादा पीटा था। दोनों को मार मार के भुर्ता बना दिया था, मार मार के इनको वापस भेज दिया था। गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह और मालवा के जो महमूद खिलजी थे, इन दोनों चांपानेर की संधि करने के बाद में संयुक्त रूप से मेवाड़ पर आक्रमण किया था। मेवाड़ पर आक्रमण करने के बाद में कुंभा इन दोनों को एक साथ में पीटता है। बदनौर का युद्ध होता है 1457 ईस्वी में। अब 1457 ईस्वी में ये जो युद्ध होता है, इसके बाद में ये दोनों पराजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि ये नागौर वाली जो लड़ाई है ये बहुत भारी पड़ी है इन दोनों तीनों सारों को, क्योंकि नागौर में अगर ना ये लड़ाई होती, ना शम्स खां भाग के यहाँ गुजरात जाता, ना ये गुजरात जाता तो ना ये संधि होती, ना ये संधि होती तो ये युद्ध होता। दोनों बेचारे ये इस शम्स खां के चक्कर में बेचारे दोनों मारे गए। दोनों को पीटा ना कुंभा ने, दोनों शम्स खां के चक्कर में ही पीटे थे। तो ये हो गई कुंभा की जो भी लड़ाइयां लड़ी थी कुंभा ने। कुंभा बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़ता है और कुंभा जो है बहुत ही संगीत का बहुत ज्यादा प्रेमी था। संगीत, कला, साहित्य के विषय में कुंभा ने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है राजस्थान के इतिहास में। कुंभा एक ऐसा शासक हुआ है जो महान योद्धा के साथ साथ में कला प्रेमी भी था। अब हमने कुंभा के युद्धों के बारे में तो जानकारी ले ली है दोस्तों, लेकिन अब कुंभा की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, कुंभा बहुत ज्यादा योगदान देता है राजस्थान के सांस्कृतिक विकास में। कुंभा बहुत सारे किलों का निर्माण करवाता है, बहुत सारे ग्रंथों को लिखता है। उनके दरबार में बहुत सारे दरबारी हुआ करते थे जो ग्रंथों का निर्माण करवाते हैं। उन्होंने कवियों को आश्रय प्रदान किया था कि आप ग्रंथ लिखिए, हमारे दरबार में रहिए, रेवेन्यू हम देंगे आपको। तो इस प्रकार जो कुंभा की जो लड़ाइयों के साथ साथ जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उनके बारे में भी हम आज देखते हैं कि कुंभा की कौन कौन सी सांस्कृतिक उपलब्धियां रही थी। कुंभा कौन कौन से ग्रंथ लिखता है, फिर कौन से नाटक लिखता है, इनके दरबार में कौन कौन से कवि थे या फिर जो है वो कौन कौन से शिल्पकार थे, कौन से इन्होंने किलों का निर्माण करवाया था, क्यों करवाया था, उनके बारे में हम देखते हैं। तो आज का टॉपिक वैसे मेन तो कुंभा की लड़ाइयों के बारे में तो पिछले वीडियो में देख लिया था, जो कि आज का मेन टॉपिक वो है सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में आज हम बात करते हैं कि कुंभा की कौन कौन सी सांस्कृतिक उपलब्धियां रही थी। इसकी वजह से राजस्थान में एक नया मोड़ भी मिला था। सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं कुंभा की। तो कुंभा जो है ये सांस्कृतिक उपलब्धियों में बहुत ही ज्यादा इसका योगदान, बहुत बड़ा संस्कृति में योगदान रहा है कुंभा का। और कुंभा जो है इनके दरबार, कुंभा बहुत सारे गीत या फिर पुस्तकें लिखता है, जिनमें से बहुत सारी पुस्तकों के नाम देखने को मिलते हैं। जैसे आपको ये टॉपिक जो है ऐसे एक रटने की तरह लग सकता है कि इसको कैसे रटें, पर यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। जो भी क्वेश्चन कुंभा से आएगा, युद्ध से ज्यादा संभावना है कि उसके पुस्तकों के बारे में पूछा जाए या फिर उसकी कला साहित्य के बारे में पूछा जाए। युद्ध से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते जितने की कला से आते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये कला का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। एक बार आप इसको ध्यान से देख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आप एग्जाम में बहुत अच्छी बढ़त बना सकते हैं। तो देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी। तो इन्होंने लिखी थी संगीत क्रम दीपिका, संगीत क्रम दीपिका,
संगीत क्रम मीमांसा, संगीत क्रम मीमांसा, संगीत क्रम मीमांसा, संगीत क्रम मीमांसा, संगीत राज। ये संगीत पर बहुत सारी पुस्तकें लिखता है। संगीत राज, ये तो 5 भागों में और लिखी गई है संगीत राज, जिनके 5 भाग हम बताएंगे आपको कि कौन कौन से 5 भागों में लिखी गई है। ये संगीत राज जो है ये 5 भागों में लिखी गई है। तो ये पहला इसका हो गया पाठ रतन कोश, पाठ रतन कोश, और एक पार्ट हो गया पाठ रतन कोश, दूसरा हो गया गीत रतन कोश, गीत रतन कोश, गीत रतन कोश, नृत्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश, पाठ रतन कोश, गीत रतन कोश, नृत्य रतन कोश, पाठ रतन कोश, गीत रतन कोश, नृत्य रतन कोश और वाद्य रतन कोश, वाद्य रतन कोश, और 5वां जो है वो है रस रतन कोश, रस रतन कोश, रस रतन कोश। संगीत क्रम दीपिका, संगीत क्रम मीमांसा, सूड़ प्रबंध भी लिखते हैं, और संगीत राज जो है वो 5 भाषा में लिखी, 5 भागों में लिखी गई है। एक लिखते हैं सूड़ प्रबंध, सूड़ प्रबंध, और एक पुस्तक है जिनका नाम है कामराज रतिसार, कामराज रतिसार, कामराज रतिसार, सूड़ प्रबंध, संगीत क्रम दीपिका, संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत राज। और इसके साथ साथ कुंभा जो है ये पुस्तक लिखने के साथ साथ में कुंभा जो है पुस्तकों को पढ़ा भी किया करता था। कुंभा को पुस्तकें पढ़ना भी बहुत ज्यादा पसंद था। तो कुंभा एक पुस्तक पढ़ते हैं जो कि गोविंद जयदेव के द्वारा लिखी गई थी। जयदेव के द्वारा एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गीत गोविंद। अब गीत गोविंद पुस्तक को जब ये कुंभा पढ़ता है और पढ़ने के बाद में जैसे आप नोट्स बनाते हो ना पुस्तक को पढ़ने के बाद में, जैसे आप कोई भी पुस्तक पढ़ते हो उसके बाद में उसके नोट्स बनाते हो, उसी प्रकार कुंभा ने भी किया था। गीत गोविंद जो कि जयदेव के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, उसको पढ़ने के बाद में कुंभा इसके नोट्स तैयार कर लेते हैं जिसको कहते हैं गीत गोविंद की टीका। गीत गोविंद की टीका। गीत गोविंद पुस्तक जो है वो कुंभा के द्वारा नहीं लिखी गई थी, बल्कि गीत गोविंद की जो टीका है वो कुंभा के द्वारा लिखी गई थी। एक और थे जिनका नाम था सारंग देव, सारंग देव। सारंग देव ने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर पुस्तक जो है वो सारंग देव ने लिखी थी और कुंभा फिर इसको पढ़ते हैं। सारंग देव के द्वारा लिखी गई पुस्तक को पढ़ते हैं, जो कि सारंग देव के द्वारा लिखी गई पुस्तक पढ़ने के बाद में फिर वही काम करेंगे, इस पर एक टिक्का लिख देंगे, गीत गोविंद की टिक्का, और सारंग देव के द्वारा लिखी गई संगीत रत्नाकर भी टिक्का लिखते हैं। ये टिक्काओं का मतलब होता है नोट्स बनाना, किसी पुस्तक को समराइज करना, किसी की समरी लिखने को कहते हैं टिक्का बनाना, है ना। आजकल जो आप नोट्स बनाते हो वही इसको भी टिक्का ही कहा जाता है। इसी प्रकार ये जो लिखता है, और एक लिखता है चंडी शतक की व्याख्या करता है, चंडी शतक की व्याख्या, चंडी शतक की व्याख्या। देखिए इतनी सारी पुस्तकें जो हैं वो कुंभा लिखता है। इसके साथ में एक और पुस्तक भी लिखते हैं कुंभा जिसका नाम है कामराज रतिसार, कामराज रतिसार, कामराज रतिसार। कामराज रतिसार ये पुस्तक जो है, ये जो पुस्तक है ये 7 भागों में लिखी गई है। कामराज रतिसार वाली, कामराज रतिसार जो है 7 भागों में लिखी गई है। इन पुस्तकों को आप जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आते हैं और कुंभा से युद्धों से ज्यादा पुस्तकों से क्वेश्चन आते हैं। इसकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं वहां से क्वेश्चन इसका ज्यादा पुटअप होता है। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो एक बार सारी पुस्तकों का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए।
देखिए संगीत क्रम दीपिका, संगीत क्रम मीमांसा, सूड प्रबंध, संगीत सार, संगीत राज जो कि है वो 5 भागों में लिखी गई है। गीत गोविंद पर टीका लिखता है। सारंग व्यास के द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका नाम था संगीत रत्नाकर, उस पर भी टीका लिखते हैं। और ये एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम था कामराज रतिसार, जो कि 7 भागों में लिखी गई थी। ये पुस्तकें हो गई कुंभा की। अब कुंभा खुद पुस्तकों को लिखने के साथ साथ में और इसके दरबारी भी थे जिनसे भी ये पुस्तकें लिखवाता है। बहुत सारे इनके दरबारी भी कवि थे जिनके बारे में भी आपको जानकारी लेना जरूरी है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उनके बारे में भी हम देखते हैं कि कुंभा के कौन कौन से दरबारी थे। जो दरबारी थे वो पुस्तकें लिखते हैं और कुंभा इनसे पुस्तकों को लिखवाता है। उनमें से सबसे पहले एक नाम मिलता है कान्हा व्यास का, दरबारी कवि। हेडिंग डाल लीजिए दरबारी कवि, दरबारी कवि। कुंभा के जो दरबारी कवि थे उनके बारे में देखते हैं। कुंभा का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था कान्हा व्यास। कान्हा व्यास एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम था एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य पुस्तक जो है वो लिखी गई थी कान्हा व्यास के द्वारा। एकलिंग महात्म्य जो पुस्तक है वो कान्हा व्यास के द्वारा लिखी गई थी। कान्हा व्यास जब ये पुस्तक लिखते हैं तो इसमें कुंभा की बहुत ही ज्यादा ये बढ़ चढ़कर जो प्रशंसा करते हैं। इसमें कान्हा व्यास ये कहते हैं कि कुंभा जो है वो संगीत का ज्ञाता है। कुंभा वेदों को जानता है, उपनिषदों को जानता है, मीमांसा सब कुछ जानता है। कुंभा की बढ़ चढ़कर ये बढ़ाई करता है। इसमें बहुत ही ज्यादा कान्हा व्यास जो है एकलिंग महात्म्य में इसकी बहुत ज्यादा बढ़ाई करता है। और इसके बाद में जो कान्हा व्यास ये पुस्तक लिखने के बाद में कुंभा जी के पास में ले जाता है कि कुंभा जी मैंने एक पुस्तक लिखी है, आप इसको जरा चेक कर लीजिए कि मैंने कहां पर कुछ गलती वगैरह की है, तो आप देख लीजिए कि क्या क्या मैंने लिखा है उनके बारे में आप देखिए। तो कान्हा व्यास जब ये पुस्तक लिखने के बाद में एक ले जाते हैं कुंभा के पास में जांच करवाने के लिए, तो कुंभा इस पुस्तक को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में कहते हैं कि बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी है, लेकिन थोड़ी सी गलती की है तूने। पहले वाला जो भाग लिखा है ना तूने, पहले वाला जो पाठ लिखा है या पहले वाला जो चैप्टर लिखा है तूने, वो थोड़ा अच्छा नहीं बच्चा, उसमें थोड़ा अपना वो रास नहीं आ रहा है, अपने को अच्छा नहीं लगा। तो कुंभा इसका जो पहला वाला भाग है इस कान्हा व्यास के द्वारा लिखी गई एकलिंग महात्म्य जो पुस्तक है, इसका पहला भाग जो है प्रथम अध्याय कह दे, प्रथम अध्याय जो है वो स्वयं लिखता है। प्रथम अध्याय स्वयं लिखता है कुंभा स्वयं लिखता है, तो इसको कहते हैं राजवर्णन। अब भाई राजा किसी का वर्णन कर रहा है तो राजवर्णन ही कहलाएगा ना। राजवर्णन जो है वो कुंभा द्वारा लिखा गया था। इसका पहला भाग कुंभा खुद लिखता है, कुंभा लिखता है। कान्हा व्यास एकलिंग महात्म्य पुस्तक लिखता है, जांच करवाने के लिए कुंभा के पास लाते हैं और कुंभा जो इस पर पहला भाग जो लिखता है उसका नाम है राजवर्णन। इसके बाद में अगले जो है उनके बारे में देखें कि कौन थे दरबारी कवि। तो एक और दरबारी कवि थे जिनका नाम था मेहाजी। मेहाजी जो है इनको घूमने का शौक था, ये तीर्थ यात्रा वगैरह किया करते थे, अपने मस्त घूमा करते थे, इधर मंदिरों में जाया करते थे, मंदिरों मस्जिदों में घूमा करते थे मेहाजी। अब मेहाजी कुंभा के टाइम में एक दिन घूम कर आए थे, अपने ये पाली पड़ता है ना यहाँ पर, पाली रणकपुर वाला, तो पाली में जो रणकपुर के जैन मंदिर है वो कुंभा के टाइम में बन रहे थे। तो उस टाइम मेहाजी जो है वो वहां पर गए हुए थे। कुंभा के दरबारी मेहाजी जो थे वो रणकपुर पाली के जो जैन मंदिर बन रहे थे उस टाइम वहां पर मौजूद थे। और कुंभा जब ये मौजूद थे वहां पर और वापस आकर कुंभा को कहते हैं कि वाह क्या मंदिर बन रहे हैं, बड़े लाजवाब मंदिर बनाए जैनों ने, क्या खूब पैसा लगाए, पानी की तरह बहा दिया पैसा को, बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनवाए। तो कुंभा जी कहते हैं क्या नोट्स बनाओ, क्या क्या तुमने देखा उन सबके नोट्स बनाओ। तो कुंभा मेहाजी एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम मिलता है तीर्थ माला। तीर्थों की माला बना दी थी इन्होंने, तीर्थ माला। तो इसमें ये जो है 120 तीर्थों की जानकारी देते हैं कि कहां पर भैरव जी का चबूतरा है, कहां पर हनुमान जी का मंदिर है, कहां पर शिव जी का मंदिर है। ये सारी जो बात है ये मेहाजी अपनी पुस्तक में लिखता है जिसका नाम था तीर्थमाला। और तीर्थमाला में हमें 120 तीर्थों की जानकारी
मिलती है। अब अगले दरबारी के बारे में बात करें तो अगले दरबारी का नाम है मंडन। ये तो भाई क्या खूब आदमी था रे, मंडन। मंडन वास्तु का अर्थ आपको बताया था पहले ही। मंडन जो है वास्तु का अर्थ था, वास्तुकला के साथ साथ में ये जो है बहुत अच्छा कवि भी था एक, ठीक है। तो ये पुस्तक लिखता है जिसका नाम था वास्तुकार है तो क्या पुस्तक लिखेगा, वास्तुसार। वास्तुसार पुस्तक जो है वो मंडन के द्वारा लिखी गई थी, और मंडन इसमें वास्तुकला के बारे में जानकारी देता है। वास्तुकला के बारे में, वास्तुकला के बारे में जान गए ना कि निर्माण का जो भी कार्य होता है उसके बारे में जानकारी देता है। मंडन अपनी ग्रंथ वास्तुसार में वास्तुकला के बारे में जानकारी देते हैं। और एक और पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम था देव मूर्ति प्रकरण। देव मूर्ति प्रकरण। देव मूर्ति प्रकरण में मंडन जो है वो बताते हैं कि देवताओं की जो मूर्ति है वो कैसे बनानी है, कौन से देवता की मूर्ति कितने फीट की बनानी है, कौन से पत्थर का इस्तेमाल करना है, कैसी नक्काशी करनी है आदि बताते हैं मंडन अपनी पुस्तक जिसका नाम था देव मूर्ति प्रकरण। तो हम इसमें लिखते हैं कि देवताओं की मूर्ति के बारे में बताया गया, इसमें देवताओं की मूर्तियों के बारे में बताया गया, देवता की मूर्तियों के बारे में बताया गया है देव मूर्ति प्रकरण में। और एक और पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम था राजवल्लभ। राजवल्लभ। अब ये जो राजवल्लभ पुस्तक है इसके नाम से ही पता चलता है कि राज का मतलब होता है राज, मतलब जो शासन करने वाला होता है उसी को तो राज कहते हैं। तो ये राजवल्लभ जो है इसमें बताया गया है कि ये जो राजमहल है उनका निर्माण कैसे किया जाता है, या फिर जो भवन जो कि राजाओं के जो महल होते हैं उनका निर्माण कैसे किया जाता है, इस पुस्तक में बताते हैं। मंडन राजवल्लभ पुस्तक जो है उसमें बताते हैं मंडन की राजाओं का जो महल बनाना है वो कैसे बनाया जाता है, या फिर इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा। तो मंडन जो है वो एक शिल्पी था, मंडन एक वास्तुकार था। इसके साथ में जब ये वास्तुकला का निर्माण जब ये बनाता है तो उसके बाद में कुंभा जी इनको कहते हैं कि मंडन जी आप दिन में तो कारीगरी कीजिए, खूब अच्छे से अपनी कारीगरी कीजिए, लेकिन रात को जब छुट्टी करके घर पे आए ना तो अपने जो भी बना रहे हो आप उन सबके नोट्स तैयार करो और मुझे लाके दो, मैं नोट्सों को पढ़ूंगा। और इसके बाद में मंडन ये जो 3 पुस्तकें लिखने के साथ साथ में एक और पुस्तक लिखता है जिसका नाम था कोदंड मंडन। कोदंड मंडन। कोदंड मंडन। कोदंड मंडन। कोदंड जो नाम है, कोदंड होता है धनुष का पर्यायवाची होता है। कोदंड धनुष का पर्यायवाची होता है। जब हिंदी आप पढ़ोगे तो उसके बारे में देखोगे कि हिंदी में धनुष का एक पर्यायवाची होता है कोदंड। तो इस कोदंड मंडन में जो है मंडन जानकारी देता है धनुर्विद्या की, धनुष विद्या की जानकारी देता है। धनुष विद्या की जो जानकारी है वो हमें कोदंड मंडन से मिलती है, जो कि मंडन के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। मंडन एक वास्तुकार था, मंडन एक लेखक था, मंडन इसके साथ साथ में एक जो है वो चिकित्सक भी था। जैसे वैद्य जी हुआ करते थे ना, अपने कहते हैं डॉक्टर, तो पहले वैद्य जी कहते थे। तो ये एक पुस्तक भी लिखता है जिसका नाम था वैद्य मंडन। वैद्य मंडन। वैद्य मंडन। वैद्य मंडन पुस्तक लिखता है। ये पुस्तक हो गई मंडन के बारे में। मंडन ने वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, कोदंड मंडन ये पुस्तकें लिखी थी दोस्तों। तो मंडन जो है वो बहुत अच्छा आदमी था एक तरह से। जैसे दिन में ये कारीगरी का काम कर लिया करता था और रात में जब इसको बचा खुचा टाइम मिलता था तो ये अपने नोट्स बना लेता था कि मैं जो नक्काशी करता हूँ ऐसे करता हूँ, और अपने जो बाटा वो यूज लेता हूँ, और देवताओं की मूर्ति बनाता हूँ तो इतने फीट की बनाता हूँ, और ये वगैरह ये जो जानकारी है वो मंडन अपने पुस्तक में देते हैं। अब मंडन का एक भाई था, भाई मंडन का भाई है तो मंडन की तरह वास्तुकार होगा ना। भाई बहुत खतरनाक तरह के आदमी थे ये तो, जिसका नाम था नाथा। ये कौन था? ये मंडन का भाई था, लिख लीजिए, मंडन का भाई था। मंडन का भाई था नाथा। अब नाथा भी कम नहीं था, ये भी वास्तुकार, ये भी अपने जो है वास्तुकला का निर्माण कार्य किया करता था। और साथ में इसने भी एक पुस्तक लिख डाली जिसका नाम था वास्तु मंजरी। वास्तु मंजरी। वास्तु मंजरी। वास्तु मंजरी जो पुस्तक है वो लिखी गई थी नाथा के द्वारा, ठीक है ना।
और अब जो मंडन है, इनके एक पुत्र भी था जिसका नाम हमें देखने को मिलता है गोविंद। गोविंद, ये कौन थे? मंडन के पुत्र थे। क्या पता कोई एग्जामिनर पूछ ही ले कि मंडन के पुत्र का नाम क्या था। मंडन का पुत्र, यह भी बहुत खतरनाक तरह का आदमी था। इसने भी 2-4 पुस्तकें लिखी है, जिसमें से एक का नाम मिलता है उद्धार धोरिणी। उद्धार धोरिणी, उद्धार धोरिणी। उद्धार धोरिणी के जैसे नाम से स्पष्ट है कि उद्धार धोरिणी जैसे निर्माण कला की पुस्तक है। और इसके साथ में ये लिखता है द्वार दीपिका। द्वार दीपिका। एक और पुस्तक लिखता है जिसका नाम हमें मिलता है कलानिधि। ये कलानिधि जो है बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, इस पर आप स्टार लगा के याद कीजिएगा। कलानिधि जो पुस्तक है, कलानिधि पुस्तक जो है वो गोविंद के द्वारा लिखी गई थी। और कलानिधि पुस्तक में ये जो है मंदिरों के जो शिखर होते हैं ना, उन मंदिरों के शिखर के बारे में लिखी गई एकमात्र पुस्तक है ये, कि मंदिर का जो शिखर है वो कैसे बनाना है, कि गोलाकार अगर शिखर है तो किसकी इसकी ऊंचाई कितनी लेनी है, कौन से मंदिर को कितना गोल करना है, मंदिर अगर नीचे से इतना चौड़ाई में है तो ऊपर से जाकर शिखर कैसे बनना है, शिखर कैसे बनना है, ऊपर कितनी लंबाई में शिखर बनना है, कौन से पत्थर का इस्तेमाल किया जाना है। तो ये कलानिधि जो पुस्तक है ये मंदिर के शिखर निर्माण के बारे में बताती है हमें। और ये एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो हमें पूरी किताब शिखर निर्माण के बारे में। आजकल अगर हमें पूछ ले कि शिखर के बारे में क्या जानते हो, तो हम शिखर के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि शिखर होता है मंदिर के ऊपर, जो ऊपर गुंबद की तरह बना होता है उसे शिखर कहते हैं अपन तो। लेकिन गोविंद ने एक पुस्तक लिख डाली थी पूरी शिखर के ऊपर। भाई क्या गजब का आदमी था रे। एक और पुस्तक लिखता है जिसका नाम हमें देखने को मिलता है सार समुच्चय। इसमें ये क्या लिखते हैं? सार समुच्चय। अब सार समुच्चय ये पुस्तक लिखते हैं तो इसमें आयुर्वेद की जानकारी देते हैं। भाई ये वास्तुकार भी हैं, लेखक भी हैं और डॉक्टर भी हैं। ये आयुर्वेद की जानकारी देते हैं। ये बात हो गई कान्हा व्यास के बारे में, मेहाजी के बारे में, मंडन के बारे में, गोविंद के बारे में। इतनी बातें होने के बाद में अगर हम आगे देखें कि कुंभा के दरबार में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि, और अब कुंभा के दरबार में जो और भी दरबारी थे उनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से जो दरबारी थे वे इनके दरबार में रहते थे। तो उनमें थे, ये मिटा दें, सिर्फ नाम लिख लेते हैं। अब क्या पता कोई पूछ ही ले कि कौन कौन से दरबारी जो है वो रहा करते थे कुंभा के दरबार में। तो एक का नाम मिलता है तिला भट्ट। तिला भट्ट, सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, सुंदर सूरी, तिला भट्ट, सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी और राजशेखर और भुवन कीर्ति। ये जो थे वो कुंभा के दरबार में रहते थे या फिर कुंभा के दरबारी कवि थे। कुंभा के दरबारी कवियों के बारे में देखें तो कौन से थे? मेहाजी, कान्हा व्यास, मंडन का भाई नाथा, मंडन का पुत्र गोविंद, तिला भट्ट, सोमदेव सूरी जिसके होते हैं पीछे लगा होता है वो जैन साहित्यकार होते हैं। और सोम सुंदर सूरी, राजशेखर और भुवन कीर्ति, ये जो थे ये कुंभा के दरबारी कवि थे। अब देखते हैं कि कुंभा कौन कौन सी उपाधियां धारण करता है, उनके बारे में भी देख लेते हैं साथ में। कुंभा भाई इतना महान शासक है, इतना महान ये शासक जो है, इसकी उपाधियों के बारे में जान लेना भी जरूरी है। तो देखते हैं कि कुंभा कौन कौन सी उपाधियां धारण करता है। तो चलिए शुरू करते हैं उपाधियों के बारे में, एक एक का अर्थ के साथ में देखते हैं कि कुंभा क्या क्या वगैरह उपाधि धारण करता है। तो कुंभा की पहली उपाधि मिलती है हिंदू सुरतान, सुरतान या सुरत्रान, ठीक है।
हिंदू सूत्राण का अर्थ होता है, सूत्राण का अर्थ होता है रक्षक, हिंदुओं का रक्षक। मतलब कि इसने दिल्ली तो उस टाइम इतनी ज्यादा जो थी शक्तिशाली रियासत नहीं हुआ करती थी, लेकिन मालवा और गुजरात जो रियासतें थी उनको, उनसे इन्होंने हिंदुओं की रक्षा की थी, तो इसीलिए इनको हिंदू सूत्राण कहते हैं। तो हिंदू सूत्राण इनको क्यों कहते हैं, तो हिंदुओं का हिंदू राज्य स्थापित करने के कारण कहते हैं, क्योंकि इन्होंने मालवा और गुजरात को जब हराया था तो उसके बाद में इनको यह उपाधि मिली थी। मालवा प्लस गुजरात को एक साथ में हराया था ना, अभी थोड़ी देर पहले तो हमने बात की थी, मालवा और गुजरात को हराया था इन्होंने, जिसके बाद में इनको हिंदू सूत्राण की उपाधि दी जाती है। तो इन्होंने अन्य एक उपाधि ये हो गई हिंदू सूत्राण, और दूसरी अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य, भट्टाचार्य, या एक इनका और मिलता है नव्य भरत। ये जो उपाधि है इसके बारे में देखते हैं कि ये जो है क्या थी उपाधि। तो इसके बारे में ऐसा देखते हैं कि ये जो अभिनव भट्टाचार्य हैं, अभिनव का मतलब होता है नया, अभिनव का मतलब क्या होता है नया। और भट्टाचार्य के बारे में देखें तो एक प्राचीन काल में साहित्यकार हुए थे, प्राचीन काल में एक विद्वान हुए थे जिनका नाम था भरत। और ये भरत एक पुस्तक लिखते हैं जिनका नाम था नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र नाम से पुस्तक लिखते हैं भरत। और भरत की ये जो पुस्तक थी इसमें नृत्य के बारे में जानकारी मिलती है, इसमें नाट्य के बारे में जानकारी मिलती है, और इसके बारे में हमें संगीत के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो कुंभा शासन बनने के बाद में कहता है कि मैंने भी नृत्य के बारे में लिखा है, मैंने भी नाटक लिखे हैं, मैंने भी संगीत लिखे हैं। तो इसके बाद में मैं जो है अभिनव भट्टाचार्य, मतलब कि मैं नया भट्टाचार्य हूं। और नव्य का मतलब होता है नया, और नया भरत मतलब जो नया भरत है वो अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि धारण करते हैं कुंभा। यह हो गई अभिनव भट्टाचार्य के बारे में डेफिनेशन, जानकारी की। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि जो है ये क्यों धारण करते हैं। अगली उपाधि है हाल गुरु, हाल गुरु। अब ये हाल गुरु की उपाधि इनको क्यों दी गई थी, तो हाल गुरु की उपाधि इनको इसलिए दी गई थी क्योंकि ये दुर्गों के जो किले थे, जैसे अचलगढ़, सिरोईवाड़ा और कुंभलगढ़ वाले, ये सारे इन्होंने दुर्गों के ऊपर जो किले होते थे उनको सारों को जीत लिया था। इसके कारण इनको हाल गुरु की उपाधि दी जाती है। और एक और उपाधि मिलती है जिनका नाम हमें मिलता है चाप गुरु, चाप गुरु। चाप गुरु की जो उपाधि है वो, चाप के बारे में देखें तो अगर चाप कैसा होता है दोस्तों, तो चाप होता है इस प्रकार का, ऐसे होता है ना चाप। तो चाप में अगर ये वाला ऐसे मिला दे तो ये धनुष की तरह बन जाता है। तो चाप गुरु की इनको इसलिए उपाधि दी गई थी क्योंकि ये धनुर्विद्या में निपुण थे, इसलिए इनको चाप गुरु की उपाधि जो है वो दी जाती है। इसके साथ में इनको आदिव्राह भी कहा जाता है, कुंभा को आदिव्राह, आदिव्राह। व्राह किसको कहते हैं, विष्णु जी को कहते हैं ना, विष्णु को कहते हैं, विष्णु। और आदि का मतलब पहला या जो सबसे प्रथम होता है उनको ही कहते हैं। आदिव्राह का मतलब ऐसे समझिए, क्योंकि ये जो थे पाशुपत संप्रदाय को मानने वाले थे सारे लोग, क्योंकि हमने बताया था कि एकलिंगनाथ जी के ये दीवान मानते थे, और एकलिंगनाथ जी का जो वो शैव धर्म के लोग थे, तो ये जो है विष्णु के प्रथम उपासक थे, इसलिए ये विष्णु धर्म को भी मानते थे। इसके साथ में ये आदिव्राह की उपाधि धारण करते हैं। आदिव्राह का मतलब ये कुंभा ऐसा कहना चाहता है कि मैं जो है वो पहला ऐसा शासक हूं जो विष्णु धर्म को भी, वैष्णव धर्म को भी मानता हूं। इसके साथ में एक और उपाधि धारण करते हैं जिसे कहते हैं परम भगवत, परम भगवत। भगवत मतलब विष्णु, भगवत मतलब विष्णु, और परम का मतलब सबसे बड़ा भक्त। मैं विष्णु का सबसे बड़ा भक्त हूं, यह कहलाना चाहते हैं यहां पर कुंभा अपने लिए। ये हो गई कुंभा की उपाधियां, हिंदू सुरतान, अभिनव भट्टाचार्य, नव्य भरत, हाल गुरु, चाप गुरु, आदिव्राह और परम भगवत। ये कुंभा की उपाधियों के बारे में अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में हम देखते हैं कि कुंभा बहुत सारे दुर्गों का निर्माण भी करवाते हैं। ठीक है, मिटा दो इनको। तो कुंभा जो है बहुत सारे दुर्गों का निर्माण भी करवाते हैं, जिनमें से एक कुंभलगढ़ जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध किला है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण क्यों करवाते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग का भी निर्माण करवाते हैं। दुर्ग का निर्माण, इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था कुंभल देवी,
कुंभल देवी। कुंभल देवी के लिए कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा जो है अपनी पत्नी कुंभल देवी के लिए करवाता है। और कुंभलगढ़ के बारे में सारी जानकारी हम कला और संस्कृति की जब क्लास लेंगे तो उसमें बताएंगे दोस्तों। यहां पर कुंभा के साथ में कुंभलगढ़ दुर्ग को खींचना मुझे लगता है अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि कल्चर की जब क्लासेस हम लेंगे तो उसमें कुंभलगढ़ के बारे में संपूर्ण डिटेल में आपको जानकारी देंगे कि कुंभलगढ़ की जो दीवार है वो क्या है, उसके कितने बुर्ज हैं, कितने वो प्रवेश द्वार वगैरह हम कुंभलगढ़ की दुर्ग के बारे में जब जानकारी लेंगे तब देंगे। यहां पर बस इतना याद रखिए कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभल देवी की याद में कुंभा ने करवाया था, ठीक है। और एक बसंतीगढ़ किला जो है, बसंतीगढ़ किला जो है ये कहां पर पड़ता है? बसंतीगढ़ किला जो है वो सिरोही के निकट पड़ता है, जिसका निर्माण करवाते हैं सिरोही में पड़ता है, ठीक है ना। और यहां पर पता है कि भीलों का जो आतंक, भील जो लोग थे उन भीलों से रक्षा के लिए एक दुर्ग का निर्माण करवाता है। भीलों से रक्षा के लिए रक्षा के लिए एक दुर्ग का निर्माण करवाते हैं, जिसे कहते हैं भोमट का किला। भोमट का किला, भोमट किले का निर्माण करवाते हैं। अचलगढ़ किले का अचलगढ़ का किला जो है उसका पुनर्निर्माण करवाते हैं। दोस्तों यहां पर ध्यान रखिए, अचलगढ़ किले का निर्माण नहीं करवाते हैं बल्कि ये पुनर्निर्माण करवाते हैं। अचलगढ़ का किला इससे पहले बनाया जा चुका है। अचलगढ़, ये सारे किलों के बारे में हम आपको जानकारी जब कला और संस्कृति की क्लासेस लेंगे तो उसमें बताएंगे दोस्तों। यह होगी। और एक और दुर्ग है जिसे का निर्माण ये करवाते हैं मेरों से रक्षा करने के लिए। मेर जो जनजाति होती है उससे बचाव के लिए, मेर से बचाव के लिए एक दुर्ग का निर्माण करवाते हैं, जिसे कहते हैं मचान दुर्ग। मचान दुर्ग, मचान दुर्ग। यह हो गए कुंभा के सारे साहित्य और कुंभा की उपाधियां, कुंभा के द्वारा बनाए गए दुर्ग। और अब हम देखते हैं कि कुंभा की एक पुत्री थी। कुंभा के एक पुत्र और पुत्री भी थी, जिनका एक पुत्री का हमें नाम मिलता है रमाबाई, ठीक है ना, रमाबाई। रमाबाई ये कौन थी? तो ये थी कुंभा की पुत्री, कुंभा की पुत्री थी, ठीक है ना, कुंभा की पुत्री जिसका नाम था रमाबाई, ठीक है। अब कुंभा की संगीत में रुचि है तो रमाबाई की भी रुचि थी, इसमें इसकी भी संगीत में रुचि थी, ठीक है, संगीत में रुचि, संगीत में रुचि। संगीत में रुचि होने के कारण इसको वागीश्वरी की उपाधि भी दी गई थी। वागीश्वरी की उपाधि जो है इसको दी गई थी, वागीश्वरी की उपाधि दी गई थी, ठीक है दोस्तों। वागीश्वरी का अगर आप संधि विच्छेद करके देखें तो इसका मतलब होता है वाक प्लस ईश्वरी। इसी प्रकार ये जो है मां सरस्वती का भी एक पर्यायवाची है। तो ये उपाधि जो दी गई थी रमाबाई को दी गई थी। और रमाबाई का जो विवाह है वो गुजरात किया गया था, ठीक है दोस्तों, गुजरात में इनका विवाह किया गया था, विवाह किया गया था। तो इनके बाद में इनकी जो पिता होते हैं, उन पति होते हैं, पति की जब मृत्यु हो जाती है तो ये वापस अपने मेवाड़ आ जाती है। मेवाड़ आने के बाद में यही रहती है। तो इनको अपना गुजारा करने के लिए जावर का जो परगना है, जावर रियासत परगना बोलते थे उस टाइम, तो जावर का जो परगना है वो दिया जाता है, ठीक है, जावर का परगना दिया जाता है। मेवाड़ गुजरात इनका विवाह किया गया था और संगीत में रुचि रखने के कारण इनको वागीश्वरी की उपाधि दी गई थी। तो ये थी दोस्तों क्लास, आपकी क्लास। आज की जो क्लास है ये फैक्ट ज्यादा थे आज की क्लास में। तो दोस्तों आप इन फैक्ट को जरूर रटिएगा, क्योंकि रट लीजिएगा, क्योंकि पेपर में यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्तों। किसी भी पुस्तक का नाम लेके पूछ सकते हैं कि ये जो पुस्तक है वो किसकी लिखी गई है, या फिर एक दो चार दरबारियों के नाम दे देंगे और उनमें से एक ऐसा दरबारी का नाम दे देंगे जो कि कुंभा के दरबार में होगा ही नहीं। उनमें से पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा दरबारी है जो कुंभा के दरबार में नहीं रहा करता था। और इनके बारे में, मंडन के बारे में भी तो कई बार पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो आप इनके बारे में जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो क्लास है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। फैक्ट भले ही हो, फैक्ट रट लीजिएगा, क्योंकि कहानियों से आजकल जो है क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं आते जितने कि इन पुस्तकों से आते हैं, दुर्गों से आते हैं। तो इन सारे चीजों को आप जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। आगे के बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार कुंभा की जो है हत्या कर दी जाती है उनके पुत्र के द्वारा। तो आगे की क्लासेस में हम देखेंगे। लेकिन आज की क्लास के बारे में दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी इस वीडियो से संबंधित अगर कोई बात हो या कोई प्रश्न हो तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली एक क्लास में।